Right. So last day actually we learned a very interesting topic. बड़ा मजेदार सा टॉपिक था जो भी हमने सीखा. And again we'll go for learning some of the very interesting. लेकिन मुझे खुद याद आ गया, शायद आपको याद नहीं आया, मैंने आपसे बोला था कि एक सेंटेंस था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मुझे रिमाइंड करा देना, तो मैं थोड़ा आपको उसके बारे में समझा दूंगा. So do you remember this I told you? कुछ Yes, मैंने बोला था. Yes, it was that. So now, what was that sentence? अगर आपको किसी को याद हो तो the sentence was I go to none except God. तो वहां पे एक वर्ड आता है except, E-X-C-E-P-T, except. ठीक है ना? अभी I'm just gonna tell you some more words here and we'll be just looking for इनके क्या मतलब हो सकते हैं. ठीक है? So except हमारे पास एक वर्ड था, एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ. Expect, E-X-P-E-C-T. एक वर्ड हमारे पास होता है एक्सेप्ट, A-C-C-E-P-T, और एक वर्ड हमारे पास होता है aspect, A-S-P-E-C-T, aspect. So these are the four words. Check out here. I have written in chat box accept, expect, accept, aspect. Now you guys know the meaning of these all four, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको सिमिलर से लगते हैं, है ना? They are pronounced same and the people think so, like they got same meaning. So anybody's got idea about these words? Yes, Aisha, आपको आइडिया है इनके क्या मतलब हैं सभी के? Krati says yes, fine. So अगर आपको आइडिया है, so could you share your idea here? Okay, पांडे जी also say. तो क्या आप अपना आइडिया यहाँ पे शेयर कर सकते हैं with us? What do you think? What are these four? जरा बताना चाहेंगे? I'm just waiting. Please come and go for sharing. You can speak out whatever you feel like telling and knowing. तो कृति बोलती है एक्सेप्ट मतलब के अलावा. ठीक है, सही बात है, चलो मान लिया आपका. और अच्छा ठीक है, हिंदी में जानते हैं लोग सारे. चलो नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूं. हाँ बताइए. So first EXCEPT, EXCEPT, it's mean अलावा. Okay, and aspect means उम्मीद. ECCPT means स्वीकार करना. और and aspect दो पहलू, like. Right, very much nice. चलो बहुत बढ़िया आपने बताया. Yes, very good. कृति, आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं. Very much nice. बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है. अब थोड़ा सा जरूरी ये है कि आप इनको सही से प्रोनाउंस कर सकें, क्योंकि एक जैसे है ना, तो लोग अक्सर इनको एक जैसे ही प्रोनाउंस कर देते हैं. सो जस्ट इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट शुड बी एबल टू प्रोनाउंस देम वेल. वेरी फर्स्ट एक्सेप्ट होता है किसी भी चीज के अलावा. जैसे आपने वहां बोला था आई गो टू नन एक्सेप्ट गॉड. अच्छा, नन क्या है? नन का क्या मतलब होता है? एनो एनी नन? Nothing, no one. नो वन, नथिंग. ठीक है. नन एक्चुअली क्या है? ये नो वन से ही बनता है. नो वन इज इक्वल टू नन, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग, है ना? सो आई गो टू नन, मैं किसी के भी सामने नहीं झुकता, एक्सेप्ट गॉड, गॉड के अलावा. अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. आई लाइक नथिंग एक्सेप्ट चॉकलेट, मतलब चॉकलेट के अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है. ठीक है. आई टॉक टू नो वन या आई टॉक टू नन एक्सेप्ट माई फ्रेंड. ठीक है. ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं एक्सेप्ट के. एक्सेप्ट मतलब किसी चीज के अलावा. ठीक है. आई विल गो नोवेयर एक्सेप्ट नोएडा, मतलब आप समझ होंगे ना सेंटेंस. आई विल गो नोवेयर मतलब कहीं नहीं जाऊंगा एक्सेप्ट नोएडा. तो एक्सेप्ट का मतलब आपको समझना है किसी भी चीज के अलावा. दैट व्हाट यू लर्न. आई गो टू नन एक्सेप्ट गॉड. दूसरा है एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट को ठीक से प्रोनाउंस करने का, पीपल प्रोनाउंस दैट एक्सेप्ट, ई का साउंड आएगा. एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशंस. आई डू हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस विद यू, ई का साउंड आना चाहिए यहाँ पर, है ना? एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, नहीं ऐसे नहीं प्रोनाउंस होगा, ई का साउंड आएगा. So I got so many expectations with you. I expect a lot from you. ई का साउंड यहाँ पे आना चाहिए. तो एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, ये एक एक्शन है. ठीक है, उम्मीद करना कहीं से, किसी से. नेक्स्ट है जिसको भी थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर देते हैं कई बार लोग, दैट इज एक्सेप्ट. और इसको कई बार लोग मैंने सुना है एक्सेप्ट बोल देते हैं. तो एक्सेप्ट इज नॉट एनी ऑफ द वर्ड लाइक दिस, इज एक्सेप्ट.
एक्चुअली ना सी के अपने रूल होते हैं, हर लेटर के अपने रूल होते हैं कि वो जब आएगा तो किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, किस तरह से बोला जाएगा। तो सी, ये किसी का माइक ओपन है, प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए, जिसका भी है। समबडीज वही था, अभी अभी हुआ है। हाँ ठीक है। सो मैं क्या बता रहा था, भूल गया, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। एक्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा था। तो सी के अपने रूल होते हैं, हर लेटर के अपने रूल होते हैं कि कहाँ पे कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। तो सी के आगे अगर सिंपल कोई भी लेटर लग रहा है तो हम उसको के का साउंड प्रोनाउंस करते हैं, और सी के आगे अगर आई ई वाई ई आई वाई ये सब लगते हैं तो फिर हम उसमें एस का साउंड प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट में ऐसे कुछ होता है, पहले सी के आगे सी आ रहा है तो के का साउंड बनाएगा, दूसरे सी के बाद ई आ रहा है तो एस का साउंड बनाएगा, तो एक्सेप्ट बोला जाता है इसको, एक्सेप्ट। ठीक है ना। तो एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना कुछ भी, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई एक्सेप्ट दिस डील, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है आस्पेक्ट। आस्पेक्ट होता है पहलू, अ डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेस इवन आई कैन से। ठीक है। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, लाइफ हैज सो मेनी एस्पेक्ट्स। ठीक है। जिंदगी में बहुत सारे पहलू सामने आते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एस्पेक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइड, एस्पेक्ट्स, राइट। सो मेरे ख्याल से आपको सब सारे समझ में आ रहे होंगे। यू कैन राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच। आप चारों का एक एक सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे I speak nothing except English. You can write the sentence. I speak nothing except English. यहाँ पे अलावा वाला है वो except. E-X-E-P-T. Sorry. I speak nothing except English. Am I audible? And you are writing the things what I'm telling you? Yes, sir. Good. Next आप लिख सकते हैं expect के ऊपर. I expect a lot from you. मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ, मैं भी आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ that you would speak English. I expect a lot from you. Okay? एक्सपेक्ट की वैसे एक अलग से क्लास भी आएगी आपकी, अगर हम कंटिन्यू करते रहे तो। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स इन लाइफ। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स इन लाइफ। I accept everything whatever comes in life. And last you can write every coin has two aspects. Every coin has two aspects. So hope so you have written all four. Now let me come the richest person. फातिमा किस चीज में कंफ्यूजन है थोड़ा सा मुझे बताएं। फर्स्ट वन में एक्सपेक्ट में, तो एक्सपेक्ट होता है फातिमा किसी भी चीज के अलावा। ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलूँ, मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला था, आई स्पीक नथिंग एक्सेप्ट इंग्लिश। तो मतलब है आई स्पीक नथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोलता एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा। तो एक्सेप्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी भी चीज के अलावा। ठीक है। ऐसे करके आप इसको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई टेक नथिंग, आप बोल सकते हैं आई लाइक नथिंग एक्सेप्ट नॉन वेज। तो आप बोलेंगे मतलब मुझे नॉन वेज के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है, एक्सेप्ट नॉन वेज। ठीक है ना। ऐसी सेंटेंस हमारा लास्ट वाला था कल वाला, आई गो टू नन या आई गो टू नो वन एक्सेप्ट गॉड, है ना। वो का मतलब झुकना होता है, तो मैं किसी के सामने नहीं झुकता एक्सेप्ट गॉड, मतलब भगवान के अलावा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट। फर्स्ट वन जो आप बोल रहे थे, तो ये है उसका मतलब। इसके अलावा कोई डाउट हो तो फिर से मुझसे पूछ लीजिए। फातिमा क्या मुझे सारे रिपीट करने हैं? ऑल फोर जितने चारों मैंने अभी आपको बताए हैं। चलो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला है एक्सेप्ट। ठीक है। EXCEPT, EXCEPT लिखा करो, मैं तो लिख रहा था EXCEPT। सो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अलावा। जो मैंने एग्जांपल आपको लिखवाया था दैट वाज आई स्पीक नथिंग एक्सेप्ट इंग्लिश।
एक्सेप्ट इंग्लिश, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, किसी भी चीज के अलावा, एक्सेप्ट का ये मतलब होता है तो आई स्पीक नथिंग एक्सेप्ट इंग्लिश। सो फातिमा, ये समझ में आया आपके? मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, फाइन। द सेकंड वन व्हिच आई टोल्ड यू दैट वाज एक्सपेक्ट, EXPECT, I'm not good at writing, EXPECT, expect। So expect का मतलब होता है उम्मीद करना, किसी भी चीज से, किसी से भी उम्मीद करना। वैसे तो मैंने आज जो बताया इसलिए बताया कि एक जैसे साउंड करते हैं, ये एक्सपेक्ट की एक अलग पूरी क्लास है आपकी। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना। जैसे मैं बोलूं मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एक्सपेक्ट a lot from you, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम माई कंट्री, आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं करता। डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, क्या आप मुझसे कुछ उम्मीद करते हैं? तो दिस इज एक्सपेक्ट, मतलब उम्मीद करना। तो फातिमा ये आया समझ में आपको, एक्सपेक्ट वाला, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं, दैट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। हम कुछ भी स्वीकार करते हैं ना, जैसे मैंने कहा मैं आपको सजा देता हूं, आपने कहा मैं स्वीकार करती हूँ, आई एक्सेप्ट, ठीक है ना। ऐसे ही आपने कहा अपने आसपास के सभी गरीब लोगों से, मैं आप सभी को 100 सोने की मुद्राएं देती हूँ, और सभी लोगों ने कहा आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ। सो एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, ठीक है। आई एक्सेप्ट, द सेंटेंस जो मैंने अभी आपको बताया था वो था, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग whatever comes in life, ठीक है। तो जस्ट चेक आउट, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स इन लाइफ, मतलब मैं वो सब कुछ स्वीकार करता हूँ जो भी जिंदगी मुझे हैंड ओवर करती है, या फिर जो भी जिंदगी मुझे देती है, मेरी लाइफ में जो आता है मैं सबको स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट एवरी चैलेंज, मेरी लाइफ में जो भी चैलेंज आता है मैं स्वीकार करता हूँ, एंड आई लव टू टेक चैलेंज एज यू मस्ट विन इन दैट। तो दिस इज द थर्ड वन। तो फातिमा, इज दैट क्लियर? द थर्ड वन इज क्लियर? Yeah, and now we'll be going for the next and last one, aspect, ठीक है। एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज का पहलू। ऐसे बोलते हैं ना, पहलू शब्द एक इस्तेमाल में आता है, यार भैया जिंदगी में बहुत सारे पहलू हैं, कभी अच्छा पहलू आता है, कभी बुरा पहलू आता है ना। फेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइड होती है पहलू का, मतलब आप ये समझ सकते हैं। तो कॉइन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, एवरी कॉइन हैज अ टू एस्पेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपने कॉइन उछाला तो जो आप चाह रहे हैं हर बार वही आएगा, एवरी कॉइन हैज अ टू एस्पेक्ट। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो हेड भी हो सकता है, वो टेल भी हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन यू गो फॉर डूइंग और गो फॉर अचीविंग समथिंग, सो रिस्क हैज टू एस्पेक्ट्स, इट कैन बी डन और कैन नॉट बी डन। रिस्क लेने का मतलब है कि दोनों एस्पेक्ट होंगे वहां पर, चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। सो किसी भी चीज का जो पहलू होता है दैट इज एस्पेक्ट। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। दिस इज द सेंटेंस फॉर दिस। तो ये चारों इस तरह से अलग अलग आपके पास थे, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एस्पेक्ट्स। इसमें लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर लोग इनको मिला देते हैं, अक्सर गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। सो फातिमा, नाउ अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल फोर, नाउ आर यू ओके एंड क्लियर? ओके, दैट्स वेरी मच वेल, थैंक यू सो मच, है ना। अब दो चार असरफियां मेरी तरफ फेंक देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दैट वाज द पार्ट फ्रॉम द लास्ट वन। Now we'll be talking about today's topic and that's gonna be very interesting और थोड़ा सा deep in the grammar होगा। अभी तक देखो मैंने आपको जितने सारे टॉपिक्स पढ़ाए ना, तो मैं आपको इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह के सिस्टम से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप इजी लैंग्वेज के थ्रू उसको समझ जाएं और आपकी लाइफ से आप उसको कनेक्ट कर सकें। बट टुडेज टॉपिक एक्चुअली व्हाट आई वांट टू गो फॉर टीचिंग यू, इट्स अ लिटिल डीप विद द ग्रामर पार्ट, ठीक है। तो उसको जरा गौर से समझने की कोशिश आप करिएगा प्लीज, राइट। नाउ लेट्स चेक आउट। Today I'll be just letting you know a little about appropriate words and expressions. अब क्या आप में से किसी को मतलब पता है appropriate words का क्या मतलब होता है? सॉरी, आज मैंने कुछ खाया नहीं, डकार मुझे आ रही है। हाँ, क्या किसी को मतलब पता है appropriate word का मतलब क्या होता है? Anybody knows? हेलो, हाँ,
पांडे जी से कहते हैं आई डोंट नो. फातिमा सेज नो. No, नो. फाइन. आयशा बोलती प्रशंसा. नहीं, एप्रोप्रिएट का मतलब प्रशंसा नहीं होता है, एप्रिशिएशन होता है. वो अप्रिशिएट करना होता है. फाइन. किसी को इसका मतलब नहीं पता. कुलसुम, साक्षी. साक्षी, आर यू वेल इनफ टुडे? दिव्या. yes, sir. ओके, आवाज से नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है अभी भी गड़बड़ है. दिव्या, आप थोड़ा सा बताएं क्या हो सकता है मतलब. हाँ, अंकुश हैं और भी अजय भी हैं. अजय बड़े शांत बैठे हुए हैं. नो. फाइन, चलो ठीक है. अच्छा, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है द मोस्ट सुटेबल, सबसे ज्यादा सुटेबल. ठीक है. एप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा सुटेबल शब्द. आप ऐसे समझो कि देयर आर टू ब्रदर्स. एक जो सीधे लड़ाई करता है, सबको ठोक पीट के आ जाता है. एक जो बातचीत करके सारी चीजें को सॉल्व कर देता है. अब कहीं पे कुछ इशू हुआ है, फादर के पास बात आई है, और वहां पे जब बात आई है तो मालूम पड़ा है कि एक इशू हो गया, मुद्दा हो गया, पर बातचीत से वो सिमट नहीं पाएगा. अब तो लड़ाई से ही काम चलेगा. तो फिर वहां पर दोनों में से किस भाई को भेजा जाएगा? उसको बोला जाएगा जो लड़ाई करके सबको पीट पाट के आ जाता है ना, उसी को भेजा जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन के लिए वही एप्रोप्रिएट पर्सन है. समझ रहे ना? एप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल, सबसे उचित, सबसे उपयुक्त, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट. ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपके? चलो, अब क्या है कि इंग्लिश में जो हम शब्द बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं या बातें बोलते हैं, हर चीज के लिए अपने पास अपने अपने एप्रोप्रिएट वर्ड्स मौजूद हैं. बट द सीन इज दिस कि आजकल लोगों ने एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है. आजकल लोग एप्रोप्रिएट वर्ड्स की जगह फ्रेजल वर्ब या मैं सिंपली आपको बोलूं एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब ऐसा क्यों है, इसके ऊपर अब थोड़ा सा हम बात करेंगे. व्हाई पीपल डोंट यूज एप्रोप्रिएट, जबकि एप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा सूटेबल होते हैं, फिर भी लोग एप्रोप्रिएट वर्ड्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेशंस क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. चलो, तो मैं आपको सबसे पहले रीजंस दूंगा, फिर कुछ एप्रोप्रिएट, फिर एक्सप्रेशंस भी सिखाऊंगा. जैसे पहनने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है वो होता है वेयर. ठीक है. वेयर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर पहनना. आई वेयर शर्ट, आई वेयर शूज, आई वेयर, जो भी आप बोलना चाहें, है ना. वेयर इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर पहनना. ठीक है. नाउ नाउ कैन यू मेक सम सेंटेंस विद वेयर? बना सकते हैं. जैसे मैं शर्ट पहनता हूं, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप? मैं शर्ट पहनता हूं, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई वेयर शर्ट. वेरी गुड. चलो ठीक है, बढ़िया. चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं. शॉर्ट नहीं है पांडे जी? हाँ, शर्ट. शॉर्ट मत पहनो करो आप. हाँ. चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं. मैंने कल शर्ट पहनी थी. ये वाला बनाओ फटाफट से. मैंने कल शर्ट पहनी थी. मेक इट. बनाइए बनाइए. एवरीवन, नो प्रॉब्लम, बनाते चलिए. और जो रह गए वो भी बनाइए, फिर मैं बताता हूँ किसका सही है किसका गलत है. ठीक है. चलो जितने आए उनसे बात करते हैं. सबसे पहले आई वोर शर्ट. ठीक है पांडे जी. वियर की सेकंड फॉर्म वोर होती है, आपने लिख दिया वो. ठीक है. अजय राजपूत ने लिखा आई वियर्ड शर्ट यस्टरडे. वियर्ड, आपने अच्छी कोशिश की अजय कि ईडी लगा के आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, पर वेयर की सेकंड फॉर्म वियर्ड नहीं होती, वोर होती है. वोर, वॉर्न. ठीक है अजय. सो दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक. और यही वो एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग आजकल एप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज नहीं करते, एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं. समझिए एवरीवन प्लीज. देखें, वेयर इज अ वेरी कॉमन वर्ड. वेयर आप बचपन से यूज करते हुए आ रहे होंगे, पर फिर भी अजय प्लीज डोंट माइंड, ऐसा आपके लिए नहीं बोल रहा. मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में गलतियां कर जाते हैं. बहुत सारे लोग मैंने देखे, इसलिए तो ये एग्जांपल लिया
क्योंकि इसमें लोग गलतियां करते हैं, है ना। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, वी गो फॉर आस्किंग टू द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर स्पीकिंग वियर्ड, ठीक है। सो आई वियर्ड शर्ट यस्टरडे, अब वियर्ड इज नॉट द सेकंड फॉर्म। अब देखो इतना कॉमन वर्ड होने के बावजूद भी हमें उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में गलती हो जाती है, ठीक है ना। एक्सप्रेशंस के साथ ये वाला सीन नहीं होता। वेयर की जगह इसी काम के लिए हम दूसरा एक एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, द एक्सप्रेशन इज पुट ऑन, एक्सप्रेशन इज पुट ऑन, ठीक है ना। अब पुट के साथ मजेदार बात यह है कि पुट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, प्रेजेंट पुट, पास्ट पुट एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो पुट। अब देखिए गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं बचता है इस वाले एक्सप्रेशंस में। मैंने पुट ऑन आपको पहले सिखा दिया ना, पहनने की जगह पे यूज करते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन। वेयर इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। अब वेयर की सेकंड फॉर्म में कई बार गड़बड़ हो सकती है, आई वियर्ड शर्ट, और पुट ऑन के साथ गड़बड़ नहीं होगी, आई पुट ऑन शर्ट यस्टरडे, ठीक है। अब आपकी तरफ से मुझे ये बताइए कि कौन सा ज्यादा इजी है यूज करने में, वेयर या पुट ऑन, जरा बताएं। विच वन इज मोर इजी टू यूज, वेयर या पुट ऑन? पुट ऑन, है ना, वेरी मच क्लियर। पुट ऑन ज्यादा इजी है यूज करना। तो ये एक वो रीजन है कि लोग आजकल एप्रोप्रिएट वर्ड्स को छोड़कर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, गेटिंग द रीजन, द पीपल लिविंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड यूजिंग एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। चलो अब मैं कुछ और भी सेंटेंस पे बात करता हूं। कृति, वन ऑफ द सेंटेंस आई सॉ ऑफ योर्स एंड यू रोट आई वाज वियर शर्ट। तो कृति, दैट व्हाट यू हैव टू पुट अटेंशन हियर कि was वर्क इज एम आर, ये सिर्फ तब लगते हैं जब एक्शन में आईएनजी लग रहा हो, वरना सिंपल सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट के सेंटेंस के लिए। आई वेंट टू मार्केट, आई अटेंडेड क्लास, आई वॉच्ड टीवी, है ना। वॉज कभी भी सिंपल नहीं यहाँ पे आता है ऐसे। वॉज तो लगा ही तब जाता है जब सेकंड फॉर्म नहीं हो पा रही हो, तो किसी चीज से तो मालूम पड़े पास्ट से, इसलिए वॉज लगाना पड़ता है। राइट कृति, फाइन। चलो सो आप ये रीजन समझ गए कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स क्यों नहीं यूज करते हैं लोग और एक्सप्रेशंस क्यों यूज करते हैं। आगे मैं आपको कुछ और भी शब्द बताता हूँ। एक तो रीजन ये हो गया कि एक्सप्रेशंस इजी होते हैं यूज करने में, दूसरे और भी मैं कुछ रीजंस देता हूँ आपको। गाड़ियों में चढ़ने के लिए, मतलब जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां जो होती हैं, उनमें चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड्स कौन से होता है, या सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होता है, क्या किसी को पता है? एनीबडी नोज? किसी को पता हो तो? नहीं पता शायद। क्लाइंब, ठीक है। गेट, ओके। वैसे गाड़ियों में चढ़ने के लिए, अच्छा आप कभी प्लेन में जाएं या ट्रेन में जाएं तो आप रिजर्वेशन अगर कराए ना, तो उसमें एक टाइम लिखा होता है कि गाड़ी में चढ़ने का आपका ये टाइम ये है, इतने बजे गाड़ी में आपको पहुंच जाना है। तो क्या कहाँ वहां पे कभी गेटिंग टाइम या क्लाइंबिंग टाइम लिखा होता है? नहीं, उसमें लिखा होता है बोर्डिंग टाइम। द वर्ड इज बोर्ड। और आप देख सकते हैं रिजर्वेशन में लिखा रहता है बोर्डिंग टाइम इज दिस, इतने बजे चढ़ जाए वहां पे, ठीक है ना, पहुंच जाए उस पे, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। तो द वर्ड इज बोर्ड, ठीक है। कौन सा वर्ड? बोर्ड। अब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ ऐसा देयर इज नो इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोर्ड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी जोड़कर ही मिलती है। आई बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम राजामंडी स्टेशन, आई बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम आगरा कैंट स्टेशन, यू कैन मेक द सेंटेंस इन दैट वे, ठीक है। अब इसके लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम गेट ऑन। गेट ऑन, ऑन क्यों लगाया? ऑन का मतलब होता है ऊपर आना ना, तो गेट ऑन कर दिया हमने, ऊपर आ रहा है उसमें। अब देखो गाड़ियों में चढ़ने के लिए जो शब्द है हमारे पास, दैट इज बोर्ड। बोर्ड को देखकर आप दूर दूर तक, थैंक यू सो मच साक्षी, है ना, मैं अभी जाके मिल लूंगा, आपकी क्लास फिनिश कर लूं। देख लो कितना मजाक उड़ा रहे हैं मेरा लोग। हाँ वो शी इज माय, दिस इज माय काम ओनली, और होगा कुछ इशू, हमारे घर में गाय हैं। चलो वेरी ग्रेट, कितना मजा आ रहा है। साक्षी की तबीयत ठीक हो गई, अब मुझे लग रहा है ठीक। चलो Yes, sir. ओह वाह, वेलकम। सो हियर नाउ, आवाज बंद हो गई, बुलाना बंद हो गया, थैंक यू सो मच आपकी वजह से। सो मैं अभी टॉपिक पे आ जाता हूँ। बोर्ड गाड़ी में चढ़ने के लिए इस्तेमाल में आता है, और यहाँ पे हमने यूज किया है एक्सप्रेशन उसके लिए गेट ऑन। ऑन का मतलब ऊपर आने से है ना, दैट्स व्हाई दिस इज गेट ऑन। अभी देखो बोर्ड को देखकर हम, मतलब बोर्ड गाड़ी में चढ़ने के लिए उतरने वाली शब्द का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि उतरने वाला शब्द होगा यहाँ पे अलाइट। बोर्ड चढ़ने के लिए, अलाइट उतरने के लिए। पर क्या आपको बोर्ड से अलाइट का कोई भी अंदाजा लगता है? नहीं लगता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा
कॉमन सेंस यूज करें, अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। पर अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो गेट ऑन को देखकर आप एक्सप्रेशन का पता कर सकते हैं, गाड़ियों से उतरने वाला एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, गेट ऑन, ऊपर आ रहे हैं इसलिए ऑन, तो समझ लीजिए नीचे आने वाले के लिए क्या हमें इस्तेमाल करेंगे, हम सोचिए, अंदाजा लगाइए और लिख के बताइए क्या होना चाहिए। नव, नव प्रति, नीचे की बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, नीचे, नीचे के लिए ऑफ तो नहीं लगाया जाता है। हाँ, प्रति का अब आया, नीचे के लिए ऑफ नहीं होता है साहब, नीचे के लिए डाउन होता है। अब देखो मैंने सही बोला था, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल, कुछ लोगों में कॉमन सेंस की दिक्कत चल रही है ना। नीचे के लिए डाउन होता है, ऑफ नहीं होता। सो आप अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो आपको एक्सप्रेशंस में क्या होता है, दूसरे एक्सप्रेशंस का भी पता लग जाता है, जबकि एप्रोप्रिएट वर्ड्स में ऐसा नहीं हो पाता कि एक शब्द से दूसरे शब्द का मतलब पता कर सकें आप, राइट। तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से लोग आजकल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा सिंपल सी बात है कि एक्सप्रेशंस नए हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स पुराने हैं, और लोगों को नई स्टाइल्स यूज करने में ज्यादा मजे आते हैं। सो दीज आर व्हाट ऑल रीजंस जिसकी वजह से लोग एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। पहला, इजी होते हैं यूज करने में, एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स का भी कई बार अंदाजा लगा सकते हैं, और तीसरा, नए हैं तो स्टाइलिश भी लगते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ और एक्सप्रेशंस यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कहीं पे रहने के लिए या कहीं पे रुकने के लिए, लिव, रहना, स्टे, कहीं पे रुकना, इसकी जगह आप पुट अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई वेंट टू मनाली जस्ट इन मार्च एंड आई पुट अप इन अ कॉटेज। डिले, कोई भी काम डिले करना, टालना, उसकी जगह आप पुट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले होमवर्क में बताया भी था जब शुड हैव, मैं की क्लास पढ़ाई थी। तो डिले की जगह पुट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश इज द वेरी डेंजरस वर्ड। एक्सटिंग्विश क्या होता है, एनीबॉडी नोज एक्सटिंग्विश, किसी को पता है इसका मतलब? एक्सटिंग्विश का मतलब पता है किसी को? फातिमा सेज नो, नो, फाइन। हैव यू सीन, लाइक इफ यू गॉट कार, या फिर आप किसी शॉप, मॉल, होटल, ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पे रेड कलर के छोटे छोटे सिलेंडर्स टंगे होते हैं। वो सिलेंडर्स किस लिए होते हैं पता है आपको? यस, बुझाने के लिए नहीं, आग बुझाने के लिए। ठीक है, सो उन सिलेंडर्स को हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स उन सिलेंडर्स को बोला जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं, इसका मतलब है आग बुझाना का काम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। और आग बुझाना जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विश। तो एक्सटिंग्विश इज एन एक्शन फॉर आग बुझाना। ठीक है, और जो चीज आग बुझाते हैं उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, इसलिए सिलेंडर्स को एक्सटिंग्विशर्स बोला जाता है। नाउ, अब दिस इज अ वेरी डेंजरस वर्ड, सो ऑफन पीपल आर अनेबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। कई बार लोग ठीक से एक्सटिंग्विश प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। मान लीजिए आप में आपके किसी पड़ोसी वड़ोसी की आग लग गई, और आप ना फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाना चाह रहे हैं, और आपके पास शब्द है एक्सटिंग्विश, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, एक्सटिंग एक्सटिंग करते रह गए, तब तक एक्शन ले गई आग और पूरा मकान स्वाहा। तो लोगों ने कहा भैया इतना खतरनाक शब्द है, इसकी जगह कोई इजी सा वर्ड लेकर आओ, तो इसके लिए इजी वर्ड एक्सप्रेशन बनाया गया, और वो एक्सप्रेशन कौन सा था? पुट आउट या फिर ब्लो ऑफ, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट आउट यूज कर सकते हैं, ब्लो ऑफ। पुट आउट सारी जगह पे चलता है, ब्लो ऑफ चलता है, ब्लो का मतलब होता है फूक मारना, तो ब्लो ऑफ चलता है फूक मार के बुझाना। हैप्पी बर्थडे टू यू कैंडल वैंडल बुझाते हैं ना, तो वहां पे ब्लो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। पुट आउट हर जगह पे चलता है ना। तो इसमें भी आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके चलिएगा कि किसी के मकान में आग लग गई है, तो आप ये नहीं बोलेंगे ब्लो ऑफ द फायर और लोग सारे खड़े होकर फूक मार रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क। वहां पे आप बोलेंगे पुट आउट द फायर, राइट? गॉट इट? समझ में आ रहा है ये आपके? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए एक्सप्रेशंस के। एप्रोप्रिएट वर्ड्स एक साइड है, एक्सप्रेशंस एक साइड है। क्यों यूज करते हैं ये रीजंस दिए और कुछ और एग्जांपल्स दिए। मैं आगे की अब जितनी क्लास आपके आएंगी ना, तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि कल की क्लास में मैंने टू इन्फिनेटिव वाला यूज आपको खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। वांट टू, ट्राई टू, नीड टू, लाइक टू, लव टू, हेट टू, बहुत सारे आपको सिखा दिए। एक आध और आएंगे तो सीख लेंगे। अब आगे की क्लासेस में हमारा एक्सप्रेशन स्टार्ट होंगे, तो इसलिए आज मैंने आपको एक्सप्रेशंस के ऊपर सिखाना स्टार्ट किया है। अब बात यहाँ पे एक तो आती है, पहला क्वेश्चन कि लोग एक्सप्रेशंस क्यों यूज करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, इजी हैं, बहुत सारे और भी शब्द मालूम पड़ जाते हैं, स्टाइलिश हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्सप्रेशंस को बनाने का कोई सिस्टम होता है या बस ऐसे बन जाते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ऐसे नहीं बनते, इनको बनाने का एक सिस्टम होता है। अगर आप सारे यहाँ पे एक्सप्रेशंस पे गौर करें तो पता चलेगा सारे एक्सप्रेशंस एक से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बने हैं। हर एक्सप्रेशन जो बना है उसका एक सिस्टम है। वो क्या सिस्टम है उसको मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा और गौर से समझिएगा। द सिस्टम इज, किसी भी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक आसान सा एक्शन। आप पिछले बार सारे एक्शंस में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा दैट वी डू हैव सम वेरी इजी एक्शन, गेट, पुट, है ना, वही बड़े कॉमन से एक्शन है जिनको यूज करने में डिफिकल्टीज फील नहीं होती है। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस यूज करने में सबसे पहले चाहिए आपको कोई इजी सा एक्शन उसको बनाने के लिए। उसके आगे आप देखें तो हर एक्शन के आगे ऑन, इन, एट, सॉरी, ऑफ, डाउन, आउट, इस तरह के शब्द जुड़े हुए हैं। तो ये जो शब्द होते हैं इन, ऑन, आउट, ऑफ, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के शब्द हैं और इन शब्दों को हम बोलते हैं प्रपोजिशंस। क्या बोलते हैं? प्रपोजिशंस। तो एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होता है एक आसान सा एक्शन और उसके साथ हमें चाहिए होती है एक प्रपोजिशन। ठीक है, इन दोनों चीजों से मिलकर एक्सप्रेशंस बनता है। अब एक्शन क्या होता है ये तो मैं आपको बहुत पहले से समझाता हुआ आ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो नई चीज निकल कर आई है आज वो है प्रपोजिशन। व्हाट इज प्रपोजिशन? विल टॉक अबाउट दिस टुडे। ठीक है, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशंस। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन। ऑफ, इन, एट, फॉर, आउट, ऑन, टू, विद, ओवर, फ्रॉम, अप, इनटू। और बात यहीं पे खत्म नहीं है, इतने और भी मिल जाएंगे, बहुत सारे और भी होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको प्रपोजिशन के। These words are called prepositions. ठीक, now the question arises कि सारे के सारे शब्द दिखने में तो अलग अलग हैं, तो फिर सबको प्रपोजिशन क्यों बोला जाता है? मतलब एक ही नाम क्यों दिया गया है इन शब्दों को? तो इसके पीछे इनकी खूबी काम करती है। इस सारे शब्द एक खूबी के साथ आते हैं, एक पर्टिकुलर यूज के साथ आते हैं, इसलिए इन सारे शब्दों को एक ही नाम दिया गया है और इनको बोला जाता है प्रपोजिशन। सो क्या आप में से कोई है जो प्रपोजिशन के बारे में जानता है या प्रपोजिशन की डेफिनेशन जानता है कि क्या होते हैं प्रपोजिशंस? ये तो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, क्या आप में से कोई उसकी डेफिनेशन जानता है? वी आर गोइंग टू डीप इनटू ग्रामर। Breakfast is ready. So anybody can tell me the definition of proposition? I think preposition is that which is so our doer. It's so doer position Okay, in situation, I think. very good try, बहुत बढ़िया। आयशा ने भी बताया प्रपोजिशन कनेक्ट द सेंटेंस। चलिए, चलो भाई, दो लोगों ने मुझे यहाँ पे कुछ बताया रिलेट टू। ठीक है, साक्षी बोल रही नो सर आई एम वेरी वीक इन ग्रामर। साक्षी, आई एम आल्सो वेरी मच वीक इन ग्रामर। मैंने कभी ग्रामर की क्लासेस नहीं पढ़ी, ग्रामर की किताब नहीं पढ़ी आज तक। ठीक है, मैं भी बहुत ज्यादा वीक हूँ ग्रामर में, तो क्या करूँ, तभी तो ऐसा सिस्टम निकाला मैंने इंग्लिश का कि इजी वे में समझ में आ सके। ग्रामर तो आती नहीं है ना। चलो, कोई और बताएगा थोड़ा सा प्रपोजिशन के बारे में, जो भी आइडिया आपके माइंड में। कृति सर, यस सर, आई थिंक द वर्ड्स व्हिच कनेक्ट। अच्छा, तो प्रपोजिशन आपके हिसाब से वर्ड्स को कनेक्ट करता है ना, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं ना? चलो ठीक है। अच्छा, आयशा बोलती हैं एक्शन को शो करता है, कृति बोलती हैं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। चलो, बहुत सारी चीजें निकलने करके आ रही हैं। वेरी नाइस। सबसे पहली चीज कि जो शब्द दो सेंटेंस या एक से ज्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, इसमें आयशा ने भी बोला और कृति ने भी बोला और फातिमा भी बोल रही है, कनेक्ट टू सेंटेंसेस। तो फातिमा और बाकी सारे लोग भी, जो शब्द एक से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं, प्रपोजिशन नहीं कहते। कंजक्शंस होते हैं वो, और उनके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, बट, एंड, और, नॉर, ईदर, इफ, अदरवाइज, इंस्टीड, डिस्पाइट, ये सारे कंजक्शंस होते हैं और भी बहुत सारे होंगे, है ना। या तो इनको हम कंजक्शंस बोलते हैं जो एक से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक फॉर व्हाट इज प्रपोजिशन। चलो मैं बताता हूं आपको। प्रपोजिशन जो शब्द है एग्जैक्टली ये एक वर्ड नहीं है, ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर एक वर्ड बनाया गया है, हाइफनेटेड वर्ड है ये। प्रपोजिशन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है और दो शब्द हैं प्री पोजिशन।
पहला है प्री और दूसरा है पोजीशन। ये दो शब्द मिलकर ये एक वर्ड बनाते हैं प्रपोजिशन, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन 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 का मतलब होता है जगह, है ना। तो प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो जगह से पहले लगते हैं या पोजीशन से पहले लगते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। Proposition are the words which are always fixed before the position. The prepositions are the words which always follow the position. जो पोजीशन को फॉलो करते हैं या पोजीशन से पहले लगते हैं उनको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। लेकिन एक बात आपके माइंड में बार बार आ रही होगी, सर किसकी पोजीशन से पहले, मतलब ये तो बताओ किसकी पोजीशन से पहले लगते हैं। बहुत सारी चीजों की पोजीशन हो सकती है, तो किस चीज की पोजीशन से पहले लगते हैं उसको भी समझते हैं। आपको ही बताएगा किसकी पोजीशन से पहले लगते हैं प्रपोजिशन। सिंपली ये समझ लीजिए, प्रपोजिशन के बाद कोई खास पोजीशन आती है, हमेशा किसी खास चीज की पोजीशन आती है, उसकी पोजीशन को फॉलो करते हैं प्रपोजिशन, इसलिए कहलाते हैं प्रपोजिशन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पोजीशन को फॉलो करते हैं। इसके बाद किसी खास चीज को ही लगा सकते हैं आप। सो कौन सी चीज होती है वो पोजीशन, किस चीज की पोजीशन की बात कर रहे हैं? एनीबॉडी नोस? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताएंगे, और बताएंगे कोई किस चीज की पोजीशन हो सकती है वो? Come and deep grammar today, whatever you know. Object, subject, noun, adverb, adjective, pronoun, सब बता दीजिए आप मुझे। Today we'll get into everything. Partners is object, fine, very nice. चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको बड़ी डिटेल में चीजें समझा रहा हूँ मैं आपको। Preposition always follow the position of किस चीज की? Noun. नाउन। ये रही आपकी ग्रामर के अकॉर्डिंग बात। प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स व्हिच ऑलवेज फॉलो द पोजीशन ऑफ नाउन। नाउन प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन भी एक्चुअली प्रॉपर नाउन होता है, तो मैं बस सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट ना करके मैं सिंपल वे में बता दे रहा हूँ। तो प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स व्हिच ऑलवेज फॉलो द पोजीशन ऑफ नाउन, सिंपल वे में आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब ये देखो ग्रामर की किताबों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं आज हम। नाउन की डेफिनेशन तो आप सभी लोगों ने सीखी होगी, बिना नाउन की डेफिनेशन के तो बचपन में फर्स्ट क्लास ही पास नहीं होती है। हाँ, 5 नंबर की आती है। person, place. Oh wow, very good. Noun is the name of a person, place or anything. Example: Ram, Sita, Taj Mahal, Agra. Yes, sir. That's a complete one. अब पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। So exactly. This example is still going. Sorry. This example is still going. Are still going on. Taj Mahal, pen. हाँ, बिल्कुल सही बात है। राम, ताजमहल, सीता, आगरा वगैरह ये सारे एग्जाम्पल आज भी चल रहे हैं, ठीक है। हम आगरा के स्टूडेंट हैं, तो आगरा और ताजमहल, बस राम और सीता चलते ही आए। So now here, prepositions, as I have told you, are the words which always follow the position of noun. Noun, आपने इन सारी चीजों को, प्रॉब्लम कहां पे हुई, क्यों आप इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत आती रही लोगों को, क्योंकि हमने डेफिनेशन सारी लर्न करी, पर प्रैक्टिकल वे में कभी इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन था। तो नाउन की डेफिनेशन बचपन से रट्टे मारे हैं लोगों ने। छोटे से बच्चा फर्स्ट क्लास का होता है, उसने रट्टा मारा हुआ है। लेकिन उससे मैं सीधे तौर पर बोलूं भाई नाउन, मुझे दुनिया में बता नाउन क्या होता है। मैं कई बार क्लास में पूछता हूँ, मुझे यहाँ पे मौजूद 20 नाउन बता दो, और लोग बैठ चले जाते हैं, अरे यहाँ पे मौजूद 20 नाउन कहां से लेकर आऊं? अरे भैया, एवरीथिंग विच इज हैविंग नेम इज नाउन। दुनिया की वो हर चीज जिसका कोई नाम है वो नाउन होता है। एग्जैक्टली इस दुनिया में कोई भी चीज आती है तो उसको एक संज्ञा बनाया जाता है, एक नाउन बनाया जाता है ना। जब बच्चा भी पैदा होता है ना, तो उसका नामकरण संस्कार करके उसको नाउन बनाया जाता है, तो जिसका नाम रख दिया गया वो नाउन है, राइट। जब कोई साइंटिस्ट कोई आविष्कार करते हैं, नई डिस्कवरी आती है, कोई भी इनोवेशन या इन्वेंशन होते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है, उनको नाउन बनाया जाता है। कोई नई चीज ढूंढी जाती है, उनको नाम दिया जाता है, नाउन बनाया जाता है। एवरीथिंग व्हिच इज हैविंग अ नेम इज नाउन। दुनिया की हर चीज has particular name called noun. यस, हर चीज जिसका नाम है वो नाउन है। अभी मैं बात करूं मेरे पास मौजूद नाउन, तो मेरे पास माउस इज द नाउन, लैपटॉप इज द नाउन, ईयरफोन इज द नाउन, टी शर्ट इज द नाउन, राजूगोला इज द नाउन, गर्ल इज द नाउन, है ना, दिस माइक इज द नाउन, सामने वेबकैम इज द नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है। तो नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नेम। चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो प्लेस का हो, या किसी भी चीज का हो, नाउन इज द नेम, राइट। तो सिंपल शब्दों में, अब ये तो हो गई ग्रामर की बात, अब हम अपनी लैंग्वेज में आते हैं कि सिंपल शब्दों में बोलूं तो प्रपोजिशन नाउन को फॉलो करता है। नाउन क्या होता है? नेम होता है। तो दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि प्रपोजिशन हमेशा नेम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? नेम को। अब यहां पे से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अपनी बातों में आते हैं
क्या आपको याद है मैंने एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें 4 चीजों का जिक्र किया था जो हमेशा नो एक्शन होती हैं? Yes, sir. सबसे पहली चीज कौन सी थी उसमें? Name. नेम। तो नेम क्या होता है? नो एक्शन होता है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे नेम की जगह बोल सकता हूं नो एक्शन। यस। सो एग्जैक्टली ग्रामर की किताबों में मालूम पड़ेगा आपको कि प्रपोजिशन नाउन को फॉलो करता है, और हमारे हिसाब से हमने बना दिया कि प्रपोजिशन किसको फॉलो करेगा? नो एक्शन को। इसको नो एक्शन को, क्योंकि नाउन इज द नेम और हमारे अकॉर्डिंग नेम इज द नो एक्शन। तो बस अब आपको एक बात याद रखनी है, ये सारे शब्द जो हैं ऑफ, इन, एट, फॉर, आउट, टू, विद, ओवर, फ्रॉम, अप, इनटू, ऑन टू, विदाउट, बहुत सारे और मिलेंगे। प्रपोजिशन जहां पे दिखाई पड़ जाए, क्योंकि अब आगे की क्लासेस में प्रपोजिशन ही आएंगी, तो उसके बाद क्या लगेगा ये फिक्स आपके दिमाग में पड़ा रहना चाहिए कि प्रपोजिशन के बाद एक्शन नहीं आ जाए, सिर्फ नो एक्शन आएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? प्रपोजिशन के बाद भूल कर भी एक्शन मत लगा देना, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ नो एक्शन आएगा। क्या आएगा? नो एक्शन। प्रपोजिशन सिर्फ नो एक्शन की पोजीशन को फॉलो करेगा, राइट? बिकॉज नो एक्शन इज द नेम, नेम इज द नाउन, राइट? अब यहां पर भी एक चीज और समझने की है, एज आई हैव टोल्ड यू कि यहां पे हम नो एक्शन को यूज करेंगे प्रपोजिशन के बाद हमेशा, लेकिन उसको हमने ऊपर से एक्सप्लेन किया है कि नो एक्शन भी कौन सा वाला? नेम वाला। सारे नो एक्शन नहीं लगा सकते। नो एक्शन आई टोल्ड यू 4, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटीज। तो आपको नेम यूज करना होगा सिर्फ, राइट? गेटिंग दिस? नेम वाला नो एक्शन आपको लगाना होगा। यहां तक की बात कितने लोगों की समझ में आ गई है? जो मैं उनको समझा चाह रहा हूँ वो समझ गए कि हाँ जी मुझे ये करना है अब आगे। क्योंकि अगर आप समझ गए तो फिर मैं आगे का काम करता हूं और आपको कंफ्यूज करूंगा। तो ये माइक अपना म्यूट कर दीजिए कृपया करके, कहानी घर घर की सुनाई पड़ रही है। सो हियर नाउ समझ में आ गई ना ये बात कि हमें अब जब भी प्रपोजिशन दिखाई पड़ेगा हमें उसके आगे नो एक्शन यूज करना है, वो भी नेम वाला नो एक्शन, ठीक है? अब एक सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूं। मैंने आपको यूज टू की क्लास पढ़ाई थी और वहां पे बहुत सारे तरह तरह के सेंटेंस सिखाए थे। उसमें एक सेंटेंस सिखाया था, हिंदी बोलने के दिन गए, गौना कुछ करके था। तो क्या आप वो सेंटेंस लिखकर मुझे बता सकते हैं? हिंदी बोलने के दिन गए। कैन यू टेल मी? क्या हो गया? Gone are the days of हिंदी। आयशा का आया Gone are the days of हिंदी। आयशा थोड़ा सी कमी रह गई। हाँ, दिव्या ने बनाया Gone are the days of स्पीकिंग हिंदी। प्रति ने लिखा Gone are the days of स्पीक हिंदी। फातिमा का तो Gone are the days of स्पीकिंग हिंदी। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। सो द करेक्ट सेंटेंस इज Gone are the days of स्पीकिंग हिंदी। ठीक है? प्रति स्पीकिंग, यस, वेरी गुड, नाइस। अब एक क्वेश्चन आता है, वो ये है, सबसे पहले ही आप देखो जो मैंने प्रपोजिशन के एग्जांपल दिए हैं, सबसे पहले एग्जांपल है ऑफ, ठीक है ना? इसका मतलब ऑफ क्या है? प्रपोजिशन। और अगर ऑफ प्रपोजिशन है तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि उसके आगे आपको क्या लगाना है? नो एक्शन। वो भी कौन सा वाला नो एक्शन? नेम वाला नो एक्शन। आपने ऑफ के आगे लिखा है गॉन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग। तो क्या आपके हिसाब से स्पीकिंग नो एक्शन है? क्या आपके हिसाब से स्पीकिंग कोई नेम है? अगर स्पीकिंग नो एक्शन नहीं है, नेम नहीं है, तो फिर आज का रूल गलत हो जाएगा जो मैंने आपको सिखाया है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा नो एक्शन लगना चाहिए। और अगर स्पीकिंग आपके हिसाब से नो एक्शन है, नेम है, तो ऐसे कैसे हो गया? नेम कैसे बन गया? ये तो एक्शन होता है। एक्शन में तो आईएनजी लगाया हमने। कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा है ना? बहुत सारी चीजें मिक्सअप सी हो रही है ना? यस यस, यही तो मुझे करना था। वेरी नाइस, गुड। चलो, नहीं आईएनजी आएगा साक्षी, बिल्कुल आएगा। अगर आईएनजी नहीं आएगा और खाली आप स्पीक बोल देंगे तो भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद स्पीक एक्शन हो गया और हमें चाहिए नो एक्शन यहाँ पर, फिर भी गलत होगा। पर वहां पे आईएनजी लगेगा, वो तो मैंने आपको सिखाया है। अब आप गौर करें, मैंने बहुत बार आपको शब्द को सिखाया और मैंने आपको फिक्स बोल के चला था कि जब भी आए तो उनके बाद आप आईएनजी लगा देना, फॉर के बाद आईएनजी लगा देना। मैंने बोला था आपको एक्सक्यूज मी फॉर
कमिंग लेट, ऐसे सेंटेंस बनाए थे। ऑफ के बाद भी मैंने आपको बोल दिया था कि जहां पे भी आए तो उसके बाद आईएनजी लगा देना। स्पीकिंग हिंदी, बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, दिव्या ने एक सेंटेंस यहाँ पे बोला एक्शन प्लस आईएनजी इज इक्वल टू नो एक्शन। इज इट राइट? मे बी इट इज राइट, लेकिन अगर एक्शन प्लस आईएनजी लग के वो नो एक्शन बन जाता है तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे नेम वाला नो एक्शन चाहिए। तो क्या एक्शन प्लस आईएनजी लग के नेम बन जाते हैं चीजों के? दिव्या, सोचने की बात है ना। क्या हम आईएनजी इसलिए लगा रहे हैं कि चीजों के नेम बन जाए, एक्शन नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाए? इट इज वर्थ थिंकिंग, है ना। डेफिनेटली इस तरह के आयशा, वी नॉट टॉक अबाउट हिंदी, स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद स्पीकिंग लगा है। तो बहुत सारे डाउट्स लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। सो आई विल मेक इट क्लियर, मैं आपको कुछ क्लियर करता हूँ, है ना। समझते हैं। ग्रामर में एक टर्म इस्तेमाल में आता है, वो टर्म क्या होता है? एक शब्द इस्तेमाल में आता है जिसको हम बोलते हैं जीरंड। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जीरंड। ठीक है, द वर्ड इज जीरंड। डू यू रीड इट? जीरंड। क्या कभी आप में से किसी ने सुना है जीरंड के बारे में? या फातिमा सेज, फातिमा ने तो सुना है, आयशा ने भी सुना है, दिव्या ने भी सुना है। गुड। पी के पांडे जी कहते हैं नहीं सुना, स्वाति ने सुना है, साक्षी ने तो पहले ही बोल दिया मैं वीक हूं तो मुझे उम्मीद नहीं है। ये सुना है, चलो ठीक है। जीरंड होता क्या है? क्या किसी को मालूम है व्हाट आर जीरंड? जीरंड किसको बोलते हैं हम? एनीबॉडी नोज? कोई भी जानता हो इस बात को? जीरंड किसको बोलते हैं हम? नहीं आयशा, प्रपोजिशंस तो प्रपोजिशंस होती हैं, प्रपोजिशंस को जीरंड नहीं बोलते हैं। फातिमा बोलती है भूल गए। फातिमा तो भैया पैसा इतना सारा है कि जीरंड का याद रखेंगे। चलो, और कोई जानता हो जीरंड के बारे में? नहीं, चलो ठीक है, मैं बताता हूं। एक्शन प्लस आईएनजी जो फॉर्म होती है वो जीरंड होती है। सिंपल। यस, किसी ने लिखा, अरे किसने लिखा, किसने लिखा? दिव्या ने लिखा। वाह, वेरी गुड दिव्या, नाइस वन। एक्शन प्लस आईएनजी जो फॉर्म होती है वो जीरंड कहलाती है एक्चुअली। ठीक है, और जीरंड को बहुत सारी जगहों पे लोग जीरंड नाउन कहकर भी प्रोनाउंस करते हैं। मतलब एक्शन प्लस एक्शन में जब आप आईएनजी लगाते हैं ना तो वो जीरंड कहलाता है, और जीरंड को बहुत सारी जगहों पे लोग जीरंड नाउन कह के भी प्रोनाउंस करते हैं। क्यों करते हैं? मतलब ये है कि जीरंड जो है वो एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल में आ जाता है। जीरंड जो है एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल में आ जाता है। तो नाउन नेम होता है, नेम फिर से नो एक्शन होता है। इसका मतलब जैसे हम एक्शन में आईएनजी लगाते हैं वो नाउन बन जाता है, जीरंड बन जाता है। जीरंड नाउन के तौर पे इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। नाउन नेम होता है, नेम नो एक्शन होता है। इसका मतलब एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन में जैसे आईएनजी लगता है वो क्या बन जाता है? वो नो एक्शन बन जाता है। ये तो एक सिंपल सी बात हुई, लेकिन फिर भी आपके माइंड में डाउट चल रहा होगा कि सर नेम कैसे बन गया, मतलब एक्शन में आईएनजी लगा के नेम कैसे बन गया? हाँ चलो मैं बताता हूं। नहीं, मैंने गलत नहीं बोला था आयशा, मैंने तो बस ये बोला था वो नेम कैसे बन गया। नेम हो सकता है क्या? यस। चलो अब आपको बताता हूं नेम कैसे बन गया। आपको पता है हमारे इंस्टीट्यूट पर जो कोर्स करने के लिए लोग आते हैं उस कोर्स का नाम क्या है? कैन यू टेल मी? जो कोर्स करने के लिए लोग हमारे इंस्टीट्यूट पर आते हैं उस कोर्स का नाम क्या है? क्या कोई जानता है? हेलो, ये भाई कौन सा कोर्स करने के लिए आते हो आप हमारे यहाँ पर? English speaking, sir. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आप देखें यहाँ पे स्पीक वर्ड है जिसमें आईएनजी लगा के एक नेम को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, राइट? स्पीकिंग Yes, कोर्स। कौन सा कोर्स? स्पीकिंग कोर्स। तो स्पीक में आईएनजी जोड़कर नाम बनाया गया है। कैन सी सामने एक्शन में आईएनजी जोड़ के नाम बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वर्क कंटिन्यू नहीं चल रहा है, यहाँ पे वो नाम बना है। और बताता हूं आपको, एक रूम होता है जिसमें अगर आप कहीं पे जा रहे होते हैं ट्रेन वगैरह से और ट्रेन लेट हो जाती है तो एक रूम होता है जिसमें आप इंतजार करते हैं। उस रूम को क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या waiting है? room. वेटिंग रूम। इट्स अ नेम ऑफ दैट रूम।
तो वेट एक एक्शन है जिसमें आईएनजी जोड़कर वेटिंग रूम नाम बनाया गया है। गॉट इट, है ना? एक्शन में आईएनजी जोड़ के नाम बनाए जा रहे हैं चीजों के, समझ में आ रहा है ना? चलो और बताता हूं। एक टेबल होती है जिसके सामने खड़े होकर आप अपने आप को ना ड्रेसअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं। क्या होती है टेबल? क्या होती है वो? Dressing table. ड्रेसिंग टेबल। डेफिनेटली अजय राजपूत डाइनिंग टेबल के सामने श्रृंगार करते हैं। तुम्हारा भला हो, कुछ नहीं हो सकता है? देख लो, डाइनिंग टेबल चल रही है इनकी। डाइनिंग टेबल की भी बात करेंगे अभी, ठीक है? सो ड्रेसिंग टेबल उसको बोलते हैं, ड्रेस इज एन एक्शन, ठीक है? ड्रेस एक एक्शन होता है और उसमें आईएनजी जोड़कर हमने नाम बना दिया टेबल का, ड्रेसिंग टेबल, ठीक है ना? ऐसे करके डाइन एक्शन होता है, DINE, डाइन का मतलब होता है डिनर करना, ठीक है? और इसी में आईएनजी जोड़ के डाइनिंग हॉल, डाइनिंग टेबल जैसे शब्द बनाए जाते हैं। गॉट इट? ये भी नेम बनते हैं, नेम, बहुत सारे नेम ऐसे बनते हैं। लिखना, राइट, लिखावट को क्या बोलते हैं? राइटिंग, राइटिंग, है ना? अब ये राइटिंग आईएनजी जोड़ के, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे काम चल रहा है, एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल में आता है। लोग बोलते हैं योर राइटिंग इज सो पुअर, योर राइटिंग यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पे, नाउन के तौर पे इस्तेमाल में आ रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे वर्ब कंटिन्यू नहीं दिखा रहे हैं, लास्ट में उसको बोल रहे हैं सो पुअर, तो यहाँ पे वो एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल में आ रहा है। और बताता हूँ आपको, योर राइटिंग इज सो गुड, योर राइटिंग इज सो पुअर, है ना? योर ड्राइविंग इज सो ऑसम, गाड़ी चलाने की एक्टिविटी का नाम क्या होता है? ड्राइविंग। योर ड्राइविंग इज सो ऑसम, ठीक है? योर फाइटिंग स्किल्स आर वेरी गुड, आपके फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सब क्या है? चीजों के नाम बन रहे हैं, ठीक है ना? जो टीम क्रिकेट खेलने जाती है उसमें जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लेइंग 11s, प्लेइंग 11s। Singing. हाँ, सिंगिंग इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी। गाने गाने वाली एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? सिंगिंग। सिंग गाना होता है, एक्शन है, पर उस एक्टिविटी का नाम क्या है? सिंगिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। वॉशिंग मशीन, ठीक है? वॉशिंग पाउडर, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि बहुत सारी चीजों के तो अपने नाम फिक्स होते हैं, पर बहुत सारी चीजों के जिनके नाम फिक्स नहीं होते हैं, उनके नाम उनके काम के आधार पे बनाए जाते हैं। और काम के आधार पे कैसे बनाए जाते हैं? उनके काम में आईएनजी जोड़कर उनका नाम बना दिया जाता है, ठीक है? सो एग्जैक्टली दिस इज द राइट थिंग कि हम अगर किसी भी एक्शन में आईएनजी जोड़े तो हम चीजों के नाम बना सकते हैं, और ये बनाते भी हैं। आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए मैंने, तो इसका मतलब एक्शन में आईएनजी जोड़ने से चीजों के नाम बन जाते हैं, नाम नो एक्शन होते हैं। हमारा रूल क्लियर हो गया। इसीलिए हमने कहा था कि ऑफ के बाद, फॉर के बाद एक्शन में आईएनजी लगा दीजिएगा, क्योंकि हमें ऑफ और फॉर प्रपोजिशन है, उनके बाद नो एक्शन चाहिए था, और एक्शन में आईएनजी लगाने से वो नेम के थ्रू नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों आपसे बोला था कि फॉर और ऑफ के बाद एक्शन में आईएनजी लगा दीजिएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. गेटिंग दैट ना? क्योंकि हमें वहां पे नो एक्शन चाहिए था, राइट? सो एग्जैक्टली एक्शन प्लस आईएनजी भी क्या होता है? नो एक्शन होता है। इसलिए याद करो, नो एक्शन बी फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल में आता है ना, इज एम आर वॉज वर के साथ, और एक्शन प्लस आईएनजी भी बी फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल में आता है, इज एम आर और वॉज वर के साथ आता है ना, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों एक ही चीज होते हैं, Yes, sir. है ना? तो आज आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आज आपके समझ में आ गया होगा। एक्शन की तीन ही फॉर्म होती है, एक्शन, एक्शन सेकंड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म। एक्शन में आईएनजी जब लगाते हैं तो वो नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो आज आपको एक तरीका पता चला एक्शन को नो एक्शन में कन्वर्ट करने का। क्या तरीका है? एक्शन में आईएनजी लगाओ, वो नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे की सारी क्लासेस में आपको ये बात याद रखनी है, कहीं पर भी ऐसा हो कि कोई एक्शन आ रहा हो और आपको वहां पर नो एक्शन चाहिए हो, तो बस आईएनजी लगाओ, नो एक्शन बन जाएगा। प्रपोजिशन के बाद यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, राइट? ये एक तरीका मैंने सिखाया है एक्शन को नो एक्शन में कन्वर्ट करने का, अभी और भी सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में। एक्शन को नो एक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और भी तरीके हैं, पर वो आगे की क्लासेस में आएंगे। आज मैंने आपको नेम बनाना सिखाया, आगे मैं आपको कंडीशन बनाना सिखाऊंगा, ऑक्यूपेशन बनाना सिखाऊंगा, बाकी सारे नो एक्शन भी तो बनवाऊंगा, ठीक है ना? तो आज नेम बनाना बस सिखाया है। क्या यहाँ तक मैंने जितनी बातें आपको शेयर करी है वो सारी आपको क्लियर हो गई है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? रीजन पता चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। आप सारी कहानी का आपको बहुत सारी चीजें आपको याद भी रखनी है, रख सके तो अच्छी बात है, नहीं रख सके तो सब कुछ छोड़िए। आपको एक ही बात याद रखनी है कि प्रपोजिशन के बाद हम सिर्फ और सिर्फ नो एक्शन लगाएंगे। अगर गलती से वहां पे एक्शन आ जाएगा तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देने से वो नेम में कन्वर्ट हो जाता है और नेम नो एक्शन होता है। बस ये बात याद रखनी है। आप चाहो तो एक जगह नोट कर लो। हाँ जी, So can I ask one question? श्योर।
Sir, I'm confused with has and have. Where use it? हैज और हैव के साथ कंफ्यूज हैं आप, कहाँ पे यूज करते हैं उनको, है ना? बहुत सारी तरह तरह के हैज और हैव आ गए होंगे आपके Yes, सामने, sir. इसलिए ना। चलो, तो एक काम करते हैं, चूंकि आज की क्लास भी बहुत डीप है, ग्रामर में बहुत सारी चीजें एक साथ उलझ जाएंगी। आप थोड़ा सा आज की क्लास को अच्छी तरह समझिए। कल सैटरडे है, मेरा आज जाने का प्लान था बाहर, तो मैं आज नहीं गया हूँ, कल निकलूंगा। सैटरडे संडे थोड़ा सा आराम करेगा। मंडे को जो क्लास आएगी मैं आपको हैव के सारी यूजेस सिखाऊंगा, कैसे कैसे हैव इस्तेमाल में आता है, Okay, कहाँ कहाँ पे आता है, कौन कौन सी यूज है हैव के, सारी यूजेस एक्सप्लेन कर दूंगा इस बार, ठीक है? okay. ये सही रहेगा ना? तो मंडे की क्लास Yes, sir. कंप्लीट हैव के ऊपर, राइट? चलो, तो आज की बात को यहाँ तक समझते हैं। आप चाहो तो इसको नोट कर लो कहीं पर। आई एम टेलिंग Sir. वन लाइन एंड जस्ट राइट इट डाउन, नोट करें इसको। दैट आफ्टर प्रपोजिशन, लिख लीजिए, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। आफ्टर प्रपोजिशन वी ऑलवेज यूज, after preposition we always use no action or action plus ing. After preposition we always use no action or action plus ing, because आगे और भी लिखना है, because action plus ing is also no action, because action plus ing is also no action। और नो एक्शन के आगे ब्रैकेट में लिख देना नेम, नेम वाला नो एक्शन होता है, एक्शन प्लस ing याद रखना हमेशा, है ना? सो द लाइन इज आफ्टर प्रपोजिशन वी ऑलवेज यूज नो एक्शन और एक्शन प्लस ing, बिकॉज एक्शन प्लस ing इज आल्सो नो एक्शन। और कौन सा वाला नो एक्शन? नेम। गॉट इट एवरीवन? सारी चीजें? Yes, sir. हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट Sir, टॉपिक। I always confused in B word, be, being. So I don't know about this, sir. Means I don't know much about B word. आयशा बोल रहे हैं ना? Yes, sir. तो आयशा एक्चुअली बी की क्लास हुई थी और आपने वो मिस कर दी, इस वजह से शायद आप उसको नहीं सीख पाए हैं, है ना? Yes, sir. तो आप एक काम कर लीजिए, आपके पास एप्लीकेशन है ना राजूगुला वाली? Yes, sir. I have. हाँ, तो उसमें मेरे ख्याल से 17वां या 18वें नंबर की जो क्लास है वो बी की क्लास है, उसको एक बार देख लीजिए। एक बार देख Okay. लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जो डाउट बचे उसको पूछ लीजिएगा, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? Yeah, sure, sir. ठीक है, एक बार Okay, उसको sir. देख लीजिएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट टुडे। ऑल अभी खत्म नहीं हुई क्लास, अभी आगे पढ़ा रहा हूं मैं। तो दिस इज व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट। आज हमने समझा एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हमें कोई एक इजी सा एक्शन चाहिए होता है, उसके साथ प्रपोजिशन जुड़ते हैं। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? प्रपोजिशन आर द वर्ड्स व्हिच ऑलवेज फॉलो द पोजीशन ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है? नेम। नेम क्या होता है? नो एक्शन। एंड एक्शन प्लस आईएनजी इज आल्सो नो एक्शन, जो अभी हमने समझा। प्रपोजिशन के बाद हमेशा आपको नो एक्शन लगाना है या एक्शन में आईएनजी लगाना है, ठीक है? एक्शन में आईएनजी लगाने से एक्शन नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है नेम वाले में। दैट्स व्हाट द स्टोरी ऑफ टुडेस क्लास। नाउ अब है क्या, एक्सप्रेशंस बनाने की बात चल रही थी। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रपोजिशन के साथ आके नए एक्सप्रेशंस बना देते हैं, पर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो किसी खास प्रपोजिशन के साथ ही आते हैं, दूसरों के साथ आएंगे ही नहीं। जैसे टॉक के साथ हमेशा हमें टू लगाना पड़ता है, टॉक टू बनेगा। ऐसे कुछ और भी शब्द मैं आपको बताऊंगा जो कुछ खास प्रपोजिशन के साथ आएंगे और उनके साथ आएंगे ही। उन्हीं में से एक शब्द है यहां पर इंसिस्ट। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंसिस्ट? एनीबॉडीज गॉट आइडिया इंसिस्ट का क्या मतलब है? I think, sir, for pressing on someone with politeness. इंसिस्ट का मतलब है सिंपल, किसी को दबाव बनाना, किसी को थोड़ा फोर्स करना, किसी को बार बार किसी चीज के लिए कहना। दैट्स इंसिस्ट। सिंपली यू आर फोर्सिंग समबडी, यू आर प्रेसिंग समबडी टू डू समथिंग, है ना? तो जब आप किसी को बार बार किसी चीज के लिए करते हो, कहते हो, तो आप उसको इंसिस्ट कर रहे हो। जैसे मैं आपसे बार बार बोलूं भाई होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो, तो मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कई बार, प्लीज माइक कृपया करके म्यूट करके रखें। कई बार आप किसी के यहाँ जाते हैं तो लोग आपको इंसिस्ट करते हैं नहीं खाना खा के जाना, खाना खा के जाना, ऐसा कुछ चलता है ना? सो आयशा माइक को म्यूट करके रखिए प्लीज, बहुत सारी आवाजें आती हैं बस।
सो क्या होता है, लोग आपको इंसिस्ट करते हैं खाना खा के जाना, कई बार लोग आपको इंसिस्ट करते हैं यार बहुत दिनों बाद आए हो, 2-3 दिन रुक कर जाओ, तो इंसिस्ट करना होता है ना, बार बार किसी चीज के लिए कहना, फोर्स करना या दबाव बनाना, इंसिस्ट करना। अभी इंसिस्ट सिंपल एक एक्शन होता है, आप जिसको इंसिस्ट करते हैं आप सिंपल बना के सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको इंसिस्ट करता हूं आई इंसिस्ट यू, मैं अपने फ्रेंड को इंसिस्ट करता हूं आई इंसिस्ट माय फ्रेंड, मैं अपने स्टूडेंट्स को इंसिस्ट करता हूं आई इंसिस्ट माय स्टूडेंट्स, मैं अपने रिलेटिव्स को इंसिस्ट करता हूं आई इंसिस्ट माय रिलेटिव्स। जिसको बोलना चाहे बोल सकते हैं, बना सकते हैं ना, इजी। आई इंसिस्ट किसी का भी नाम आगे लगा के बना पाएंगे ना, दैट्स इजी वन, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। Yes, sir. लास्ट, ठीक है। आई इंसिस्ट किसी को भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, आई इंसिस्ट यू, आई इंसिस्ट माय फ्रेंड, आई इंसिस्ट एनीबॉडी, आई इंसिस्ट माय मदर, आई Sir, इंसिस्ट माय can we make like the sentence he insist me for speaking English well? बिल्कुल, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने पूरा खत्म नहीं किया ना, अभी इंसिस्ट आपको समझा रहा हूँ सारा, ठीक है, तो थोड़ा सा बस वेट करें ना। यहाँ पे हमने पर्सन को इंसिस्ट किया है, किस पर्सन को हम इंसिस्ट करते हैं उसके बारे में बताया, ये तो हो गया पर्सन वाला सेंटेंस। अच्छा, कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप ये बताते हैं कि किस काम के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप काम लगाते हैं तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय आपको इंसिस्ट को एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको मैंने अभी पढ़ाया कि एक्शन के साथ प्रपोजिशन चाहिए होती है, तो इंसिस्ट के साथ हमें यहाँ पे एक प्रपोजिशन और ऐड करनी पड़ेगी, तब हम इसको एक्सप्रेशन बना पाएंगे। तो इंसिस्ट जो है ना किसी खास प्रपोजिशन के साथ ही आता है। सो डू यू नो व्हाट इज दैट खास प्रपोजिशन? एनीबॉडी नोस वो कौन सी प्रपोजिशन है? On, on. ओके, Sorry sir, couldn't understand you. अभी मैंने बताया पहला वाला सेंटेंस है आई इंसिस्ट यू, मतलब इसमें लोग बताए जा रहे हैं जिनको हम इंसिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे भी होते हैं जिसमें हम काम बताते हैं, किस काम के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं, किस काम के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो काम वाले सेंटेंस में हमें इंसिस्ट को एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, और एक्सप्रेशन बनाने की कहानी मैंने अभी क्लास में आपको सिखा दी है कि किसी भी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए एक्शन के साथ प्रपोजिशन और जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अब इंसिस्ट के साथ हमें प्रपोजिशन और रखनी पड़ेगी, तो कौन सी प्रपोजिशन होगी उसको जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसिस्ट किसी एक ही प्रपोजिशन के साथ आता है, बदलता नहीं है। तो किसी को मालूम है कौन सी प्रपोजिशन है जो इंसिस्ट के साथ आती है हमेशा? आयशा स्पीक्स टू, फातिमा सेज टू, Rati I says think two, sir only on. पांडे जी says on, दिव्या says two। अब ये भी तो पॉइंट है ना, याद रखने पड़ेंगे आपको, यही प्रपोजिशंस में गड़बड़ हो जाती है तो आपको ही याद रखने पड़ेंगे कि इंसिस्ट के साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और इंसिस्ट के साथ हमेशा एक फिक्स प्रपोजिशन आती है, दैट इज ऑन, O-N, ऑन, ठीक है। अब इंसिस्ट बन गया एक्सप्रेशन। अब आप इसके आगे कोई भी काम लगा के सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस सभी लिख के बताएंगे, मैं इंग्लिश बोलने के लिए इंसिस्ट करता हूं, या इंग्लिश बोलने पर इंसिस्ट करता हूं। कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस? बनाओ, मैं इंग्लिश बोलने के लिए इंसिस्ट करता हूं। मेक द सेंटेंस। फातिमा का आ गया, ठीक है। पांडे जी ऑन यू एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, आई इंसिस्ट ऑन स्पीक इंग्लिश। दिव्या का आ गया, आई इंसिस्ट ऑन स्पीक इंग्लिश। अजय का आ गया, ग्रेट ग्रेट। ये फिर किसी का माइक चालू हुआ है। आई इंसिस्ट ऑन स्पीक इंग्लिश। कृतिका आ गया, आई इंसिस्ट ऑन स्पीक इंग्लिश। साक्षी का आ गया। चलो, सभी लोग अच्छे सेंटेंस बना रहे हैं। कुलसुम का आ गया, आई इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ लोगों के नाम तो ऐसे खतरनाक है, मुझे लगता है इनके भी एक्सप्रेशंस बना दूं। जैसे एक्सटिंग्विश खतरनाक सा वर्ड था ना, तो एक्सप्रेशन बना के पुट आउट इजी कर दिया। ऐसे कुछ लोगों के नाम यहाँ पे है। कुलसुम का नाम इतना खतरनाक सा लगता है, कुलसुम का एक्सप्रेशन बना के इजी नाम क्रिएट कर दूं मैं एक, है कुलसुम। सो आई इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वेरी गुड, ठीक है। अभी सभी ने स्पीकिंग बोला है, यहाँ पे स्पीक की जगह स्पीकिंग। तो रीजन पता है ना स्पीकिंग क्यों बोला है? क्योंकि ऑन आ रहा है, ऑन प्रपोजिशन है, इसलिए एक्शन में एनजी लगाना पड़ गया, ठीक है ना। यही बस कॉन्सेप्ट आगे आपको समझ के चलना है, यही हर जगह पे इस्तेमाल में आएगा। अभी देखो, हमने दो सेंटेंस यहाँ पे बनाए। पहले सेंटेंस में हमने पर्सन दिखाया जिसको इंसिस्ट करते हैं,
दूसरे सेंटेंस में हमने काम दिखाया जिस काम के लिए इंसिस्ट करते हैं। आप ऐसे करके ये सेंटेंस बोल सकते हैं, पर्सन वाला अलग बोल सकते हैं, काम वाला अलग बोल सकते हैं। और कई बार लोग ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें पर्सन और काम दोनों ही साथ में होते हैं, तो आप चाहे तो वो सेंटेंस भी बना सकते हैं। और वो जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आई इंसिस्ट, मैं किसको इंसिस्ट करता हूँ यहाँ पे लगा दिया, आई इंसिस्ट यू, और किस काम के लिए इंसिस्ट करता हूँ ऑन के बाद बता दिया, आई इंसिस्ट यू ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। तो अब ये दोनों का मिक्स सेंटेंस हो गया। आप अलग अलग भी बनते हैं, अलग अलग बना सकते हैं, और मिक्स वाला सेंटेंस हो गया, इसमें पर्सन भी और काम भी है। ठीक है, तो अब एक सेंटेंस फिर से बनाते हैं। मैं आपको क्लास अटेंड करने के लिए इंसिस्ट करता हूँ, मैं आपको क्लास अटेंड करने के लिए इंसिस्ट करता हूँ। आई इंसिस्ट, दिव्या का आ गया, फातिमा का आ गया, अजय का आ गया, अंकुश, आई इंसिस्ट ऑन अटेंडिंग क्लास, वेरी गुड। साक्षी का आ गया, आयशा का आ गया, वेरी नाइस। सभी बिल्कुल करेक्ट सेंटर बना रहे हैं, बहुत सही। ठीक है, अब मैं आप बस कुछ 2-4 सेंटर बनाता हूं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। सो आई इंसिस्ट यू ऑन अटेंडिंग क्लास। ठीक है, कुछ सेंटेंस और तरह के बना के देखते हैं। हाँ पीके पांडे जी, बिल्कुल। आई इंसिस्ट ऑन यू अटेंडिंग क्लास नहीं होगा, आई इंसिस्ट यू ऑन अटेंडिंग क्लास होगा। पांडे जी, आई इंसिस्ट यू, मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, पहले ये बनता है, उसके बाद काम लगता है, किस काम के लिए करते हैं। Sir, why we can't use forward? Because I told you he insists me for speaking English well. So it's wrong or right? It's Because wrong. it's wrong. Yes. I know. है ना, इट्स रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस इज द कोलोकेशन ऑफ इंसिस्ट। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? कोलोकेशन होता है कुछ फिक्स वर्ड्स का कलेक्शन। अब जैसे Okay. मैं आपसे बोलूं कि फ्यूचर में अंग्रेजों ने विल का इस्तेमाल किया, डिड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? नहीं मालूम, यही उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारा तो काम यह है ये सिखाना कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, है ना। तो इनको हम रूल्स बोलते हैं। तो कोलोकेशन क्या कहता है इंसिस्ट का, कि भैया बस मुझे ऑन चाहिए और कुछ नहीं लगेगा मेरे साथ। तो हमारा काम है कि हम आपको ये सिखाएं कि भाई इसके रूल कैसे, क्या है, रूल क्या लगते हैं। अब अंग्रेजों ने क्यों लगाए, कोई रीजन नहीं होता लैंग्वेज का, जो बोलने में चलन में आ जाए वही है बस। ठीक है, Got it. मदर के भाई को मामा ही क्यों बोलते हैं, चाचा क्यों नहीं बोलते, भाई यही चलन में है, इसी को हम आगे सिखाया जाएगा लोगों को, है ना। सो दैट्स अ सिस्टम ऑफ द कोलोकेशन ऑफ इंसिस्ट, कि उसके साथ ऑन ही फिक्स आएगा। चलो अब कुछ सेंटेंस और बनाते हैं। मैं अपने दोस्त को इंसिस्ट नहीं करता झूठ बोलने के लिए, मैं अपने दोस्त को इंसिस्ट नहीं करता झूठ बोलने के लिए। ओ वाओ, आज तो क्लास बहुत लंबी हो गई हमारी, जबकि जल्दी स्टार्ट करी थी। फातिमा, नहीं करता, नहीं करता, मना करना है, मतलब आपने तो पॉजिटिव बना दिया। हाँ कृतिक आ गया, डू नॉट इंसिस्ट माई फ्रेंड ऑन टेलिंग अ लाई, आई डोंट इंसिस्ट माई फ्रेंड ऑन स्पीकिंग हिंदी, आई डोंट इंसिस्ट माई फ्रेंड ऑन फाइंडिंग, मतलब कौन कौन से बना रहे हैं, मैंने टेलिंग अ लाई वाला बोला था। ठीक है, मना करने वाला सेंटर बनाना, आई डू नॉट इंसिस्ट माई फ्रेंड ऑन टेलिंग अ लाई, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। क्या आप अपने भाई को इंसिस्ट करते हैं स्कूल जाने के लिए? क्या आप अपने भाई को इंसिस्ट करते हैं स्कूल जाने के लिए? डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन गोइंग, की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बाकी ठीक है। डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन गोइंग टू स्कूल, फातिमा करेक्ट। कृति, आर यू इंसिस्ट कहाँ होता है कृति, डू यू इंसिस्ट होता है। आर यू इसे हमारे तो नो एक्शन के साथ लगते हैं। हाँ, हमने मना करने में आई डोंट बोला था ना, तो डू से ही स्टार्ट होगा। डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन गोइंग टू स्कूल, डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वेरी गुड, सही है। अब यही क्वेश्चन अगर ही के लिए मैं पूछूं, क्या ही आपको इंसिस्ट करता है स्मोक करने के लिए? क्या ही आपको इंसिस्ट करता है स्मोक करने के लिए?
बनाओ बनाओ, क्या ही आपको इंसिस्ट करता है स्मोक करने के लिए? वेरी नाइस कृति, बहुत सही सेंटेंस। फातिमा वेरी नाइस। डज ही इंसिस्ट यू ऑन स्मोकिंग? डज ही इंसिस्ट यू ऑन स्मोकिंग? सही है, बाकी सब पुरानी सिस्टम है। एक वर्ड नया, एक्शन इंसिस्ट है। अजय, डज में एसीएस लग रहा है तो आगे नहीं एसीएस लगेगा, आपने इंसिस्ट में भी ऐसे जोड़ दिया। डज आ तो रहा है, डज ही इंसिस्ट यू ऑन स्मोकिंग, ठीक है, नाइस। डज ही इंसिस्ट यू ऑन स्मोकिंग, चलो मना करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ही अपनी सिस्टर को इंसिस्ट नहीं करता फूड प्रिपेयर करने के लिए। ही अपनी सिस्टर को इंसिस्ट नहीं करता फूड प्रिपेयर करने के लिए। He doesn't insist his sister on preparing food. बहुत बढ़िया। He doesn't insist his sister on preparing food. Very good, nice, nice. बाकी डू डस ये पुरानी चीजें हैं जो आप जानती हैं। अच्छा चलो, अब पॉजिटिव सेंटर बनाते हैं। ही मुझे इंसिस्ट करता है फाइट करने के लिए। ही मुझे इंसिस्ट करता है फाइट करने के लिए। साक्षी यहां पे गलती हो गई थोड़ी, कृति गलती हो गई। पी के पांडे जी का करेक्ट है। जहां पे डस की बात आ रही है सारी जगहों पे आपको याद रखना चाहिए कि एस और ये जुड़ेगा एक्शन में, इंसिस्ट में एस एस जुड़ेगा। बाकी सबने ठीक किया है। और इसको जब बोलेंगे ना तो इसको बोलते हैं इंसिस्ट, याद रखना, इंसिस्ट मत करना, इंसिस्ट। जब एस लग जाता है इंसिस्ट में तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इंसिस्ट। ही इंसिस्ट मी ऑन फाइटिंग। एक्शन फर्स्ट फॉर्म है इंसिस्ट और एस लगा के बनता है इंसिस्ट। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है इंसिस्टेड, और अगर आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा इंसिस्टिंग। मैं सेंटेंस बोल के बता देता हूं, आप भी प्रैक्टिस कर लेना। आई इंसिस्ट यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ही इंसिस्ट मी ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। आई इंसिस्टेड यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। I am insisting you on speaking English. I insist, he insists, I insisted, I am insisting. Repeat again. Insist, insist, insisted, insisting. थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी बोलने की, बोलकर देख लीजिएगा, ठीक है? Okay everyone, it's a fantastic topic which I have taught you today. ठीक है, तो अब आगे कुछ होमवर्क बताता हूँ, कर लीजिएगा होमवर्क, जरूरी रहेगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और आप सारी क्लासेस कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के आएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सीखे होंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अब मत मिस करना, पहले की क्लासेस तो वही थी जो आपने स्कूलों में सीखा होगा। अब बड़ी बड़ी टॉपिक्स आएंगे, डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, अलग अलग टॉपिक आएंगे जो आपने शायद सीखे नहीं होंगे। तो अब जरूर क्लास ज्वाइन करते रहिएगा, डोंट मिस द क्लास। और अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं सबको बोलो भैया सब ज्वाइन करें, ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है? चलो अब मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ, होमवर्क जरूर करिएगा। डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्टार्टिंग? क्वेश्चन है, आंसर बनाएंगे। डज योर मदर इंसिस्ट यू ऑन डस्टिंग द फर्नीचर? डस्टिंग द फर्नीचर होता है धूल मिट्टी हटाना फर्नीचर पे से। डिड योर फादर इंसिस्ट यू ऑन ऑनेस्टी? ऑनेस्टी चूंकि डायरेक्ट नो एक्शन है इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑनेस्टी होती है ईमानदारी। क्या आपके फादर ने आपको इंसिस्ट किया था ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए? विल यू इंसिस्ट हिम ऑन रीपेइंग डेट्स? डेट्स होते हैं कर्जे, रीपे होता है चुकाना। समझ रहे हैं चारों सेंटेंस वाले? ये कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने, आप दोनों करेंगे आप लोग, ठीक है? I insisted him on splashing his face. Splash the face क्या होता है? You take water and throw on your face. जो छपाक का साउंड आता है ना पानी में, छपाक छपाक का, उसको स्प्लैशिंग साउंड बोलते हैं। तो सुबह आप सोकर उठ के गए, नींद आ रही है तो पानी हाथ में लेते हैं, मुंह पे मारते हैं ऐसे करके, तो इसको स्प्लैशिंग द फेस बोला जाता है, ठीक है? सो आई इंसिस्टेड हिम ऑन स्प्लैशिंग द फेस। इंसिस्ट की सेकंड फॉर्म की गई है तो उसी के आधार पे इसका क्वेश्चन बनाना। He is insisting me on joining the gym. is हमारे वाले सेंटेंस है तो उसके आधार पे आर यू से बनेगा क्वेश्चन, सॉरी इजी से बनेगा। He insists his friend on staying for dinner.
डिनर पे रुकने के लिए इंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे एस और ईएस लगा है तो डज वाला क्वेश्चन बनेगा। लिख लीजिए सारी चीजें और होमवर्क जरूर करिएगा, मस्ट डू दैट, ठीक है। सो दैट्स फ्रॉम टुडेज क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी कंसेप्ट है, बहुत जरूरी टॉपिक है। मंडे को अब हम मिलेंगे, सैटरडे संडे तो वैसे हम करते नहीं थे, मैं जा भी रहा हूं बाहर, तो मंडे को हम मिलेंगे। और मंडे को जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है कि हैव टू पर सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। अक्सर लोग को हैव टू पर डाउट होता है, तो मंडे की क्लास को मिस मत करना। एंड जस्ट लुक फॉर कि आपके साथ जितने भी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ब्रिटिश के स्टूडेंट है, सबको ज्वाइन करने के लिए बोले, ज्यादा से ज्यादा लोग मैं चाहता हूँ। जस्ट कॉल देम टू गो फॉर ज्वाइनिंग एट मंडे। मंडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके गाइज, चलो तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। Bye, sir. Have a very great time. Have a great day, sir. See ya. Ciao. Bye bye. Bye, sir. Ciao. Bye.